Hi, be a better you for you. Today is 16th of December 2021, day 350, 15 more days to go. Today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अंडमान एंड निकोबार में है वांडूर नेशनल पार्क। कुमारकॉम बर्ड सेंचुरी इज इन केरला। लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल, ये थीम था इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 का। राजकुमारी अमृत कौर जी आप अपॉइंट हुए थे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। राजा राम मोहन रॉय को जो टाइटल था राजा वो दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने। आज के सवाल हैं डुंगरी ला इज अ माउंटेन पास सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। Who was the author of Raj Tarangini? Who said this? Swaraj is my birthright and I shall have it. The only AICC session Mahatma Gandhi ji presided was held at which place? Which Gupta emperor styled himself as Kavi Raj? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है सेड्यूलस, मतलब वो बहुत परिश्रमी है, शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। इन्फैचुएटेड का मतलब होता है मुग्ध होना, पजेस्ड विद एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमायरेशन फॉर समवन। रेटिसेंट का मतलब होता है जो मौन रखता है, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडली, रिजर्व्ड नेचर है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, हॉस्टाइल आर्ग्यूमेंटेटिव मीटिंग सिचुएशन बिटवीन टू ऑपोजिंग पार्टी। सिनोनिम हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश और दिस अ ब्रश। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है दिस अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस, बाय लक, इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे, गुड फॉर्च्यून। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो पावर इज गॉन, दिस इज 16th ऑफ दिसंबर, थर्सडे, द हिंदू दिल्ली एडिशन। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है कैबिनेट ने अप्रूव किया 76,000 करोड़ पुश फॉर सेमी कंडक्टर मेकर्स। सेमी कंडक्टर ये क्या होते हैं? जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग में। इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग का अभी वर्ल्ड में बहुत शॉर्टेज चल रहा है। शॉर्टेज के रीज़न बहुत सारे हैं, लॉजिस्टिक्स चैलेंज है, कोविड-19 की डिफ़िकल्टीज़ है, और एक रीज़न और भी है, वो है चाइना और ताइवान का क्लैश। बिकॉज जो ताइवान है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का। सो दैट इज़ वाई ये जो 2020 और 21 में लॉजिस्टिक साइड में जो चैलेंजेस हमने फेस किए, तो वर्ल्ड अब क्या सोच रहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। इंडिया भी सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है दिस सेमीकंडक्टर चिप्स एंड मार्केट में। सो दैट इज़ वाई कैबिनेट ने ये 76,000 करोड़ का पुश किया है सेमीकंडक्टर मेकर्स को। जैसे हमने देखा ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्स वगैरह महंगी हो रही है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चिप का शॉर्टेज है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में। सो दैट इज़ वाई हमें सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ेगा। इम्पोर्ट बिल जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट के लिए करेक्ट नहीं है। सो दैट इज़ वाई सेल्फ सफिशिएंसी इज़ अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो फिजिकल सपोर्ट है 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का। फैब्रिकेशन यूनिट्स, जैसे ये चिप्स बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ऐसे इनको फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, फैब्रिकेशन। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री सेट करना है, सरकार उसमें उनको सपोर्ट करेगी। तो यूनियन कैबिनेट ने 76,000 करोड़ की एक स्कीम बनाई है, बूस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर को, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को भी। डिस्प्ले जैसे जैसे आईपीएस पैनल देखते हैं, मोबाइल का डिस्प्ले हो गया, टीवी का डिस्प्ले हो गया, ओलेड पैनल होता है, तो अभी जैसे माइक्रो एलईडी एप्पल लेके आया, तो ऐसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को भी हम एनकरेज करेंगे। टोटल अमाउंट इंसेंटिव्स अनाउंस हो गए हैं 2.3 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सफिशिएंसी इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज दिस इज लिंक्ड विद इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कंट्री की सोवेर्निटी। अगर हम कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं
तो ये हमारी सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है। सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन द कंट्री। एक्सीलेंट। तो ये ग्लोबल हब भी बनने की बात है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ग्लोबल हब, सो दैट हम इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल हमें हेल्प मिलेगा। सो द आइडिया इज गवर्नमेंट अब फुल फ्लेज्ड पुश कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। जैसे देखिए लीडिंग चिप मेकर्स कौन से हैं। यूएस में 47% है ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल, तो यूएस लीड कर रहा है। जापान का भी डोमिनेंस है। साउथ कोरिया का शेयर भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कंट्रीज हैं जैसे सी चाइना इज ऑल्सो अप देयर, यूएस इज अप देयर, देन दिस इज साउथ कोरिया, जापान, ईयू, ताइवान इज ऑल्सो देयर। सो ये सब सेमीकंडक्टर के डिफरेंट लीडिंग चिप मेकर्स हैं। इसमें इंडिया का नाम भी आना चाहिए। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया है। हाईटेक क्लस्टर्स बनेंगे। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लैंड हुआ, सेमीकंडक्टर ग्रेड ये वेफर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर ग्रेड वेफर टाइप यहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे, जो बेसिक्स हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स प्रोड्यूस करने के। द आइडिया इज इंडिया बने सेमीकंडक्टर दिस ग्लोबल पावर हाउस, ग्लोबल सप्लायर बन सके। हमारा नाम इस लिस्ट में आना चाहिए। सो कैबिनेट ने इसीलिए अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर मेकर्स का पुश, फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश की जाएगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। सेकेंड, दिस इज वेरी पेनफुल। लोन सर्वाइवर ऑफ दिस इंडियन एयरफोर्स का जो भी एक्सीडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर का, आप ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, सफर्ड सीवियर बर्न्स इन द एक्सीडेंट। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी 2003 के पास आउट हैं। आप कमीशन हुए थे फाइटर पायलट इन 2004। मेनली आपने जगुआर और तेजस को फ्लाई किया था। एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका फ्लाइंग एविएशन में। MI-17V5 आप फ्लाई कर रहे थे सुलूर एयरफोर्स, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। सो दिस इज दिस पेनफुल न्यूज़। देन दिस इज नेक्स्ट पेज नंबर 2। विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर्ड अ डॉग फाइट वीडियो सरफेस। ये कॉमेडी सीन हो गया। पुलिस गई दिस रॉबरी के जो सस्पेक्ट हो उसको अरेस्ट करने के लिए, तो सस्पेक्ट ने अपना पिटबुल जो डॉग है उसको पुलिस के ऊपर अटैक के लिए बोल दिया, तो पुलिस एक दूसरा डॉग ले आई और यहाँ पे डॉग फाइट्स हो गई। ऐसे वीडियोस आए हैं। ऑन द रॉन्ग ट्रैक DTC बसेस। देन ये नेक्स्ट पेज है। बी डिस्पैशनेट ऑन मुल्ला पेरियार। अभी जो मुल्ला पेरियार डैम है इसको हमने कई बार देखा है। ये जो डैम है ये डैम हो गया है पुराना डैम हो गया है, तो इसका टूटने का भी एक डर होता है। टूटने का डर ज़्यादा किसको होता है? केरला को होता है, बिकॉज ये डैम कहाँ पर है? केरला में। और जो केरला में ये जो रिवर ऐसे है, तो इस डैम का जो मैनेजमेंट है वो करता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के 5 जिलों को इस डैम के वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो तमिलनाडु इसकी हाइट बढ़ाने की बोलता है, केरला बोलता है इसकी हाइट कम करो, बिकॉज ये डूबेगा तो केरला में डूब का ज़्यादा डैमेज होगा। तो केरला डिमांड्स की इसकी हाइट कम करो, डैम को स्ट्रेंथन करो। तमिलनाडु डिमांड्स डैम की हाइट बढ़ाओ, वाटर ज़्यादा अवेलेबल कराओ, लाइक दैट। अब जो ट्रीटी हुई थी वो ये ट्रीटी थी कि इस डैम का लोकेशन इज इन केरला, बट जो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन है वो होता है तमिलनाडु। सो दैट इज वाई यहाँ पे फाइट हो जाती है। तो अब फाइट होती है तो दोनों स्टेट सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रोच करो कोर्ट को हर इशू में, मतलब हर बात पे कोर्ट पे मत आओ, इसको सॉल्व करो। बिहेव लाइक नॉर्मल लिटिगेंट्स, आपस में मिलके इसको सॉल्व करो। डू नॉट यूज दिस मुल्ला पेरियार डैम एज अ प्लेटफॉर्म टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। तो ये टसल अभी यहाँ पे बना हुआ है। टसल के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर कमिटीज भी बनी हुई है, जैसे सुपरवाइजरी कमेटी है। तो सुपरवाइजरी कमेटी में दोनों स्टेट्स के मेंबर्स हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंस्टेड ऑफ कमिंग अगेन एंड अगेन टू सुप्रीम कोर्ट, यू शुड सॉल्व दिस इशू बाय दिस सुपरवाइजरी कमेटी, जो डे टू डे मैटर है मैनेजमेंट। क्योंकि तमिलनाडु ने अभी क्विकली इससे वाटर रिलीज कर दिया तो केरला के बहुत सारा एरिया डूब में चला गया। तो इसी बात पे ये वापस दिस सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2 ओमिक्रॉन केसेस डिटेक्टेड इन तेलंगाना। सो दिस इज दिस पेज। और अब आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स, यहाँ 2 बात है। जैसे अभी हमने देखा ना, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का एम्फेसाइज कर रहा है कि हमारे यहाँ आओ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी देंगे
वर्ल्ड का जो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन है वो डिपेंडेंट है चाइना, और चाइना की पॉलिसीज़, चाइना की एट टाइम्स एरोगेंस और चाइना का जो डोमिनेंस है वो, और चाइना की नॉन ट्रांसपेरेंसी है स्पेशली कोविड-19 केसेस में। तो इससे क्या होता है, वर्ल्ड का जो ट्रस्ट है वो चाइना पे आता नहीं। अब चाइना का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इंडिया चाइना का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स टाइप जो भी लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में बेस शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो एक मैसेजिंग तो हम ये दे रहे हैं कि कम टू इंडिया, अपने प्लान्स लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, हम आप यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रख सकते हो। और इंडिया की जो पॉलिसीज है वो भी अच्छी है, हम डेमोक्रेसी है, ओपन है हमारी इकोनॉमी, लाइक दैट। जो सेकंड सिग्नल जाता है वो जाता है प्रोटेक्शनिज्म का। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि जैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया, या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया ऑल्दो इज नॉट अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, बट एट टाइम्स एप्रीहेंशंस होते हैं कि हम डोमेस्टिक को पुश करेंगे और फॉरेन पे एक्सेस नहीं देंगे। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो फिर एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सिग्नल्स। एक तरफ हम इंडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं कि कम टू इंडिया एंड डू ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स, हैव ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स। एट द सेम टाइम अगर हम ओवर्ट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स रखेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, तो ये एक रॉन्ग सिग्नल देगा वर्ल्ड इकोनॉमी को। सो मिक्स्ड सिग्नल्स आर नॉट राइट। पैंडेमिक का जो इम्परेटिव है वो रिक्वायर करता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, बट प्रोटेक्शनिज्म इज नो आंसर। तो वर्ल्ड अभी एक रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर ढूंढ रहा है, चाइना का ऑल्टरनेटिव। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी कहा इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। पैंडेमिक एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ केस फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन और नेशनल कैपेसिटी बढ़े, हम ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बने, हर कंट्री ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है और रीजनल सप्लाई चेन को एम्पेसाइज कर रहा है। रीजनल जैसे साउथ एशिया का एक हो गया, इंडियन ओशन रीजन का एक हो गया, लाइक दैट। तो ग्लोबलाइजेशन इज देयर, ग्लोबलाइजेशन पे अभी कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ रीजनलिज्म को भी यहाँ पे एम्पेसाइज करने की बात है। तो जियो पॉलिटिकल मोटिवेशन अभी आज की डेट में यही डायरेक्शन चल रहा है। इंडिया भी, जैसे हमने भी लेसन सीखे, हमारे पास ऑल्दो जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बट रॉ मटेरियल के लिए तो हमें यूएसए और चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। फार्माक्यूटिकल का वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, बट इसका जो रॉ मटेरियल है, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आते हैं चाइना से। हेल्थ केयर के लिए इंपोर्ट करना पड़ा। तो इससे तो एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट होता है और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है फॉरेन कंट्रीज में। सो इसीलिए हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इंडिपेंडेंट, हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ाएं। अब इसमें जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेसी है, इंडिया की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना में अभी थोड़े हॉस्टाइल रिलेशंस चल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अभी स्पेशल एनवॉय टोनी अबॉट ने भी बोला कि चाइना क्या करता है, वेपनाइज करता है ट्रेड को, और इससे चाइना की क्रेडिबिलिटी लूज होती है। चाइना ट्रेड को ब्लॉक करके धमकाता है, वेपनाइज करता है इस ट्रेड फ्लो को। सो देयरफॉर चाइना पे ओवर्ट डिपेंडेंस इज नॉट राइट। अब इसके लिए ऑप्शन क्या है, इंडिया, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है। सो ट्रेड डील विद इंडिया एज एन ऑब्वियस ट्रस्टवर्दी सब्सटीट्यूट फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स इज एन एडमायरेबल एंडोर्समेंट ऑफ ऑफिशियल टैक्ट। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेड डील इंडिया के साथ करने का बात कर रहा है। तो एक मुद्दा तो ये हुआ, तो दिस इज वन सिग्नल। दूसरा सिग्नल होता है जब हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, जब फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो एक्सेस चाहती है हमारे मार्केट का, तो हम रिलक्टेंसी शो करते हैं सप्लाई चेन स्टॉक्स वगैरह में, सेमीकंडक्टर कमोडिटीज में, सब जगह। तो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव सर्टेन रिफॉर्म्स एज वेल, और जो सिग्नलिंग है वो भी करेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे हम सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव लाए थे, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इंडिया की ये पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग है। जैसे हम डिफेंस में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट लाते हैं, तो एक तरफ हम चाह रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन से ज़्यादा लिंकेजेस रखना, और दूसरी तरफ हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अगर अपनाएंगे प्रोटेक्शनिज्म की, तो वो एक मिक्स्ड सिग्नलिंग होगा। FTA पार्टनर आत्मनिर्भर कैंपेन इज नॉट अ प्रोटेक्शनिस्ट प्लेटफॉर्म, ऑल्दो हमने ये क्लियर किया, बट फिर भी एप्रीहेंशंस आए थे आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म पे, आत्मनिर्भर कैंपेन पे।
अब इससे क्या होगा, अगर वर्ल्ड एप्रीहेंसिव होगा तो वो सोचेगा कि जैसे आज चाइना है कल इंडिया भी बन सकता है, तो वो भी अपना डाइवर्सिफाई करेगा से यूएई में, कनाडा में, ईयू में। तो इससे हमारे को भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ बॉटलनेक्स आ सकता है, ये हैम्पर कर सकता है जो हमारी पॉलिसी है ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का स्ट्रेंथ डेवलप करने का। पैंडेमिक ने ये ओपन कर दिया है कि सप्लाई चेन में डोमेस्टिक कैपेसिटी भी रिजाइलेंट होना चाहिए। तो द पॉइंट इज, इंडिया को यहाँ पे बड़े टैक्टफुली इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़े, हमारी सप्लाई चेन भी रोबुस्ट हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी जॉब ग्रोथ डेवलपमेंट में भी हमें बेनिफिट हो और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इंडिया के यहाँ पे हो पाए। जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट, एज इट सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मेक एवरीथिंग। हर कोई हर कुछ नहीं बना सकता, तो वर्ल्ड ऐसा तो नहीं होने वाला कि सब इंडिपेंडेंट हो जाए। नो, डिपेंडेंसी रहेगी, बट एक बैलेंस हम जरूर बना सकते हैं। जैसे फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था, प्रीमियर ने, अ नेशन दैट शट्स इट्स डोर टू द वर्ल्ड इज बाउंड टू फॉल बिहाइंड। अक्सर हम क्या करते हैं, दीवार बना देते हैं, दीवार बनाते हैं ताकि हम बाहर से बच सके, बट वो दीवार हमको भी तो लॉक करके रखी है अंदर, हमारा जो एक्सेस है आउटर वर्ल्ड का उसको भी ब्लॉक करती है। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अ नेशन दैट शट्स इट्स डोर टू द वर्ल्ड इज बाउंड टू फॉल बिहाइंड। India would be well served if the focus is on grabbing the opportunities the world is throwing up while holding back lamentations for private conversation. So this is again very good line noted down कि इंडिया को ओपन अप तो होना पड़ेगा, ओपन अप, और जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग में करना पड़ेगा, पॉलिसी जो होगी वो साउंड पॉलिसी और एक बैलेंस्ड आउटलुक रखना चाहिए। दिस इज अबाउट इंडिया का इकोनॉमी। अब जैसे ये है सिक्योरिंग द यंग, India must accelerate efforts to increase vaccine supply for boosters and for children. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी भी वी डोंट नो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट कितना होगा, तो क्या थर्ड डोज देने का टाइम आ गया है, स्पेशली जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है और जो एल्डर्स होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट चिल्ड्रन में भी देखने को मिला, तो चिल्ड्रन को लेस देन 18 जो है उनको सेफगार्ड करने के लिए उनको वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जैसे कोवोवैक्स है, अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये वैक्सीनेशन खुद नहीं बनाता, ये वैक्सीनेशन का लाइसेंसिंग लेता है और उसको एक ब्रांड रीब्रांड करके प्रोडक्शन करके सेल करता है। जैसे एस्ट्राजेनेका थी, एस्ट्राजेनेका से सीरम इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस लिया और कोविशील्ड बना के उसको रीब्रांड करके सेल किया। ऐसे ही कोवोवैक्स है, ये एक नया रीलाइसेंसिंग किया है नोवावैक्स का। तो इस टाइप की वैक्सीनेशन अभी आ रही है, लेट अस सी। भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी है, कोवैक्सिन, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये रैंप अप नहीं हो पाया, फैसिलिटी में प्रोडक्शन रैंप अप नहीं हो पाया, तो इसके कारण बॉटलनेक्स आए। अब बात यह है कि हमें अब ज़्यादा टाइम है नहीं, हमें वैक्सीनेशन ट्रायल भी स्पीड अप करना चाहिए, कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहिए, सो दैट सारी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेटेड कर पाए, और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीनेशन का स्पीड अप करने की ज़रूरत है। सो दिस इज देयर सिक्योरिंग द यंग। अ फॉल्स कॉन्फ्लेशन बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। अब जैसे प्रीलिम्स का सवाल है, ड्यूटीज और राइट्स क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड। आपको अधिकार मिले हैं बट साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, सो राइट्स एंड ड्यूटीज साथ साथ चलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, ये जो ड्यूटीज हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फोर्स्ड किया जाए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ दिन पहले हमने आंसर राइटिंग किया, आप आंसर राइटिंग में भी ना, अगर आपको कोई कीवर्ड है, आप जैसे वेबसाइट में जाओगे, ऊपर सर्च ऑप्शन आता है, वहाँ सर्च में वो कीवर्ड सर्च करोगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड ऑल आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। और तो जैसे ये ड्यूटीज़ है, तो ड्यूटीज़ में अभी कुछ दिन पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आंसर राइटिंग किया, हमने पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी समझी। अब बात ये होती है कि ड्यूटीज़ में ये भी लिखा था कि ड्यूटीज़ जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप उसको फोर्स कर सकते हो, जस्टिसिएबल जैसे कि राइट्स होते हैं वैसे ड्यूटीज़ नहीं होती है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इफ सम पर्सन इज नॉट फॉलोइंग वन पर्टिकुलर ड्यूटी तो हम उसको बोल दें यू आर लाइक एंटी नेशनल, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइक दैट। नो, वो गलत होगा। ड्यूटीज जो होता है ना, उसका सेंस ये आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी बाद में आई थी, कि लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को एक जो उनका कॉन्शियंस है उसको किंडल करे
कि वो खुद से अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे फॉलो करे। सो दिस वाज लाइक दैट, ड्यूटीज़। जबकि जो राइट्स हैं ये ज़रूर कोर्ट से एनफोर्सिएबल होते हैं, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए आर्टिकल 32 भी है। सो द पॉइंट इज, जैसे कल हमने देखा पैट्रियोटिज्म के बारे में देखा, पैट्रियोटिज्म के भी बहुत सारे डिफरेंट हेड्स हैं। सिमिलरली ड्यूटीज भी जो होती है ये अगर सेल्फ मोटिवेटेड होती है, सेल्फ इंस्पायर्ड होती है तो इट इज़ बेटर। फोर्सिएबल करना इट वुड नॉट बी अ राइट डिसीजन। तो जैसे बिलीफ में आया, हमने फंडामेंटल ड्यूटी बनाया आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में हमने बताया कि एक बेसिक क्या एक्सपेक्टेशंस होती है सिटीजन्स के लिए, क्या ड्यूटीज़ होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है स्टेट फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, स्टेट का एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिटीजन्स, तो वो आया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का जब अपन चैप्टर भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये लिखा था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो आया वो बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी भी था। बहुत सारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस थे वो रिवर्स भी हुए, बट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हुआ। तो मतलब दिस वाज समथिंग जो एक्सेप्टेबल था, फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ऑब्लिगेशंस है, ये ऑब्लिगेशंस इंस्पायर्ड हो, सेल्फ इंस्पायर्ड हो तो इट वुड बी बेटर। फोर्सिएबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी का एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि इसके जो वर्ड्स हैं वो बड़े वेग हैं वर्डिंग्स। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर एक सेंस ऑफ दिस डिस्क्रिशन ज़रूरी है। अब राइट्स जो होते हैं तो राइट्स में भी लिमिटेशंस होते हैं। फंडामेंटल राइट है आपको स्पीच का, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल टॉक नॉनसेंस। स्पीच अगर फंडामेंटल राइट है तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज क्वालिफाइड। योर फंडामेंटल राइट शुड नॉट ऑल्टर, शुड नॉट डैमेज समवन एल्सेस फंडामेंटल राइट। सो राइट्स में भी लिमिटेशंस होते हैं। देन पार्ट 3 में राइट्स है, बहुत सारी ड्यूटीज़ है। हमने ये सवाल पहले ही देख लिया है, ये सारी ड्यूटीज़ है ना, गुड। और इन ड्यूटीज़ में ये सवाल देखने का यूटिलिटी ये था कि इस सवाल से अगर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी पता है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में अप्रोच कैसे करना है, जो बहुत अच्छे इसमें फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं जो जनरली हम स्टेटमेंट्स एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ड्यूटी टू केयर फॉर द एल्डरली एंड फॉर चिल्ड्रन, वेरी गुड। ड्यूटी टू पे टोल्स, लेवी, ड्यूटी अगेंस्ट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, ड्यूटीज टू ट्रीट द एनवायरनमेंट विद केयर। तो ये एक एंडलेस लिस्ट हो सकती है। फंडामेंटल ड्यूटी का एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, सेलेक्टेड पिकिंग किया है कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटी का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्यूटीज़ में होनी चाहिए। इवन स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे टैक्स पे करना, वो भी फंडामेंटल फाइनल जो ड्यूटीज़ थी उसमें नहीं आया। तो द पॉइंट इज, दिस इज नॉट ऐसा नहीं है कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और यही एक रीज़न है कि फंडामेंटल ड्यूटी को जस्टिसिएबल नहीं रखा गया। टू सस्टेन अवर सोसाइटी पीसफुली रहे, हम अपनी सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करें। दिस इज़ अगेन ग्रेट फंडामेंटल ड्यूटी है जो कंट्री के लिए है। तो ये बात थी। 42nd में 51A आया था, 44th में इसको रिवर्स नहीं किया। द पॉइंट इज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो हम उस पर्सन को लेबल कर दें ऐसा, तो वो गलत होगा। आर्टिकल 51A एनकरेज करता है अमंग अदर्स, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी बेसिक, एक्सपेक्टेड है हमसे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, to protect and improve the natural environment and to safeguard public property. These are very basic things जो citizens को करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए बट फोर्स्ड नहीं है। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जस्टिसिएबल नहीं रखा गया है। तो व्हेन वी स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, शुड वी इंस्टीड अलाउ द लैंग्वेज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी 51A, इसका पॉलिटिकल डिबेट्स या पॉलिटिसाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ड्यूटीज़ एंड राइट्स। सो टेक अवे क्या है, ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज़ सारी 11 ड्यूटीज़ हमें पता होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ड्यूटीज़ आर शुड नॉट बी फोर्स्ड, ये जस्टिसिएबल नहीं है बाय दिस कोड। अ थॉर्न इन इंडिया पाकिस्तान, अ थॉर्न इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन। अब ये बात है 1971। जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस भी है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 1947 के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया।
तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर आपको पढ़ना है ना, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं हमारे, उन सारे प्राइम मिनिस्टर्स का आप टेन्योर देखो, उनके टाइम पे क्या एक्टिविटीज हुई, क्या इवेंट्स हुई, लाइक दैट। तो इन अ वे आप 1947 से 2020 तक 21 तक पूरा जो हिस्ट्री है ना वो कवर हो जाएगा। इसमें भी कुछ इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनमें से 50 ईयर्स हुए हैं, 75 ईयर्स हुए हैं। सो दैट इज़ वाई आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हम ये जो 50 साल हो गए हैं 1971 की वॉर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2021-22 इन सालों में। तो यहाँ बात है 1971, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो दिसंबर 16 है वो विजय दिवस यहाँ पे मनाते हैं। बांग्लादेश का दिस विक्ट्री हुआ था, बांग्लादेश एक कंट्री बना था। एक्चुअली क्या था, इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में। जो पार्टीशन हुआ वो जिन प्रिंसिपल्स में हुआ, फाउंडेशंस में हुआ, वो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी वीक थे। तो एनीवे एक नया स्टेट बना यहाँ पे पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान 1 और इधर पाकिस्तान 2 था। ये कहलाता था वेस्ट का और ये कहलाता था ईस्ट का। अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो पंजाबी स्पीकिंग ये लोग ज़्यादा थे, इधर जो थे वो बंगाली थे, बंगाली स्पीकिंग। तो द पॉइंट इज यहाँ पर ये जो था ये सेंट्रल था और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो यहाँ का जो कल्चर था उनको ये ऑफेंसिव लगा। यहाँ पर जो एट्रोसिटीज हो रही थी तो दे सेड इट्स बेटर कि हम इंडिपेंडेंट बने। तो शेख मुजीबुर रहमान जी के टाइम पर यहाँ पर एक फ्रीडम स्ट्रगल का पीक आया, मुक्ति बाहिनी हुई। यहाँ की जो ये वाला पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, इसने बड़ी एट्रोसिटीज की। यहाँ पे सिवियर ह्यूमन राइट्स का चैलेंज होने लग गया। लैक्स एंड लैक्स पीपल, बिकॉज दिस पाकिस्तान आर्मी वॉज डूइंग एट्रोसिटीज ऑन बांग्लादेशी सिटीजन्स, सो दैट इज वाई पीपल स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। और इससे ह्यूज रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया इंडियन बॉर्डर्स स्टेट्स में। तो दैट इज वाई इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा। और फिर हमने सैम मानेकशॉ साहब देखा है, इंडिया की आर्मी गई, यहाँ की मुक्ति बाहिनी ने भी अच्छा फाइट किया और दिस पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स को यहाँ पे सरेंडर करवाया। और फिर एक नया कंट्री बना जिसका नाम बना बांग्लादेश 1971 में। सो दिस इज ब्रीफ हिस्ट्री। अब इधर के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। बांग्लादेश के साथ इंडिया के ट्रेडिशनली बड़े अच्छे टाइज रहे हैं, कॉर्डियल रिलेशंस हैं। आज की डेट में भी बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। सो यहाँ ये बात है, जो एट्रोसिटीज़ वगैरह हुआ तो पाकिस्तान को भी एक, इस्लामाबाद को भी एक अपॉलजी टेंडर करना चाहिए। दिस इज़ ओवर ड्यू, ये यहाँ पे बात है। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको ट्रेस करते हैं। Prepare a note on the 1971's Bangladesh Liberation War. This is very important and very, very high-yielding topic. Examine the compulsions which prompted India to play decisive roles in the emergence of Bangladesh. ये जो सवाल है ना, ये 2013 GS1 में आया था, ये वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट। बट इसके साथ हम ऊपर का ये नोट भी प्रिपेयर करते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का। सी, व्हेन वी राइट आंसर्स ना, अगर आप आंसर लिख रहे हो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन 90% ऑफ अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, खुद लिख के समझ के कॉपी में लिख रहे हो। द जॉब इज डन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब हमें क्या करना है, अभी ये मत सोचो कि सब मन से लिखना है या फिर कितने रेफरेंस यूज करने पड़ रहे हैं या कितना टाइम लग रहा है। नो, जस्ट फॉर नाउ थिंक कि बेस्ट आंसर क्या प्रिपेयर हो सकता है इस सवाल का। हम क्योंकि सवाल भी ऐसे ही चूज करते हैं जो एक टॉपिक से बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हो और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए हमारा। सो दैट इज वाई इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिए। डोंट थिंक कि कितने रेफरेंस यूज करना पड़ रहा है, इट्स गुड। आप डिफरेंट नोट्स प्रिपेयर देख रहे हो, रेफरेंसेस यूज कर रहे हो, इवन आप इसका विकीपीडिया पेज देखो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। और वो लर्निंग जब आप लिखोगे तो वो हो जाएगी कंसोलिडेट, आवर जॉब इज डन। ओके, सबसे डिफिकल्ट काम जो है ना वो बस ये है कि आप लिखो, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट इट डाउन एंड सबमिट इट ऑन वेबसाइट। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो रेगुलर यहाँ पे टॉक है, एक्चुअली इसमें बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव भी दिया हुआ है, तो हमें इसमें इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के क्या सिग्निफिकेंस थे और आगे क्या इसने डायरेक्शन सेट किया जियो पॉलिटिक्स में। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है द प्राइस ऑफ फूड मस्ट फिगर इन द पॉलिसी। ये जो आर्टिकल है वो ये बोल रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है हम इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, बिकॉज फूड इज सच अ बेसिक थिंग
जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की बात करते हैं, ऐसी जो फूड है, फूड में इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फूड क्या होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए. व्हेन फूड प्राइसेस राइजेस, सो इससे जो दिस इकोनॉमिकली पुअरर सेक्शन ऑफ कंट्री है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट होता है. एग्रीकल्चरल पॉलिसी में इंश्योर करें कि फार्मिंग प्रॉफिटेबल हो, बट फार्मर्स को प्रॉफिट देने के लिए ये नहीं हो कि कॉस्ट ऑफ हाई प्राइस ऑफ फूड हो जाए, फूड इन्फ्लेशन आ जाए. एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, एमएसपी रिजीम का कई बार क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि एमएसपी रिजीम जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी रही है फॉर ऑल दीज ईयर्स, क्या इसने बेनिफिट्स डिलीवर कर पाए. फार्मर्स की कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई, प्लस एट द सेम टाइम इससे इन्फ्लेशन भी आ जाता है सर्टेन फूड क्रॉप्स में. एमएसपी के ज़्यादातर बेनिफिट्स वैसे भी व्हीट और राइस को ही मिलते हैं. तो दिस इज द हाई प्राइस ऑफ फूड. द प्राइस ऑफ फूड हैज़ नॉट फिगर्ड मच इन एग्रीकल्चरल पॉलिसी. इस पॉलिसी में फूड प्राइस को भी फैक्टर इन करना चाहिए कि फूड प्राइस हम जस्टिफाइबल कैसे रखें. मिनिमम फूड प्राइस जो है उसको मिनिमाइज भी करें, बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होनी चाहिए. तो एमएसपी ऑफर होता है. सब्सिडी जो होता है, इससे क्या होता है, फूड का जो कॉस्ट है वो कई बार बढ़ता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और पीडीएस के थ्रू ये सप्लाईज होती है फिर फूड को. तो दिस इज़ वन मैकेनिज्म. एमएसपी जो है, एमएसपी में दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एमएसपी को जैसे एक राइट के थ्रू रखा जाए, या इसको लीगलाइज किया जाए, या फिर इसको एज अ पॉलिसी डिसीजन रखा जाए. प्लस एमएसपी में क्या चैलेंजेस आए एमएसपी पॉलिसी से, फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से. क्या होता था कि जैसे व्हीट और राइस है, इससे एमएसपी के थ्रू सरकार इनको खरीद लेती है, फिर ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जाता है, वहाँ के गोदाउन्स में रखा रहता है. ये जो गोदाउन्स हैं कई बार ये भी ओवरबर्डनड है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है और प्रोक्योरमेंट करने का, बट प्रोक्योरमेंट इज़ अ पॉलिसी, तो इनको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है. प्लस इसके बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले उसमें बहुत ज़्यादा लीकेजेस होते थे. तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, यहाँ पर दिस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लेके आए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया, सो दैट जो लीकेजेस है घोस्ट आइडेंटिटीज़ का वो हम कर्ब कर सके. दूसरा, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो एक टाइम था, एक माल्थस थ्योरी आती थी, वो ये बोलती थी अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा तो हमारे पास फूड इतना नहीं होगा उस पॉपुलेशन को कंटेन करने का, तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. बट माल्थस ने एक चीज़ भूल गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हुआ कि पॉपुलेशन भी ऑल्दो बढ़ी, बट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हम इस पॉपुलेशन के लिए भी ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करने पर सक्षम हो पाए. जैसे इंडिया का केस है, पहले हम शिप टू माउथ थे, फिर हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए. ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, बट वो बम्पर प्रोडक्शन आया एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डैमेज. सो दैट इज़ वाई ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 आएगा. ग्रीन रिवॉल्यूशन में सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी, आगे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे. वाई, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जाए, सस्टेनेबल इकोनॉमिकली भी और एनवायरनमेंटली भी, जो हमने कल टॉपिक प्रिपेयर किया. अब यहाँ पे यही बात है कि एग्रीकल्चर जो है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसको चीपर और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन. दूसरा, जैसे जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स कई बार ख़राब हो जाते हैं, दिस गोदाउन्स में भी हैं, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, और प्लस जब एमएसपी के थ्रू इनका प्रोक्योरमेंट होता है तो क्या वो फिस्कल जो है, फिस्कल हेल्थ ऑफ द कंट्री है, उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. एमएसपी से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो कई बार अचीव नहीं हो पाता, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग. तो दिस इज़ देयर. अब अभी क्या है, एमएसपी का ना हमारे दो डिविजन्स है, एमएसपी प्रो एमएसपी भी है और दिस अगेंस्ट एमएसपी भी एक बात है. व्हाट वी शुड बी डूइंग इज़ कि हमें जब आंसर लिखें तो वो पॉलिटिसाइज्ड नहीं हो, और दोनों के जस्ट हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएं कि एमएसपी एज अ पॉलिसी के क्या मेरिट्स हैं, एमएसपी एज अ पॉलिसी के क्या डीमेरिट्स हैं. और ओवरऑल जो लाइन ऑफ थॉट होगा वो हमारा ये होगा कि फार्मर्स वेलफेयर ज़रूरी है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना भी ज़रूरी है, फूड की प्राइस को कम रखना भी ज़रूरी है. हमें जो दो चीज़ रखनी है, इकोनॉमिकली और एनवायरनमेंटली इसको फीजिबल बनाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, फूड सेक्टर को. फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड.
तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब जो ये बात है वो है द स्पीकर हु स्टिफल्ड डिबेट। रोल ऑफ स्पीकर पे फिर से सवाल उठ रहे हैं। इतने ज़्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना चाहिए। हमने इस सवाल को पहले भी देखा है। जो रोल ऑफिस ऑफ स्पीकर है, ऑफिस ऑफ स्पीकर है, वी हैव प्रिपेयर्ड वन नोट। ऑफिस ऑफ स्पीकर कि ऑफिस ऑफ स्पीकर मतलब लक्ष्मीकांत का चैप्टर ओपन करो, स्पीकर के जो रोल्स वहाँ पे दिखे वो मोर देन सफिशिएंट है। कि जैसे एंटी डिफेक्शन में जो स्पीकर का रोल आता है, क्या वो जस्टिफाइबल है? स्पीकर का काम होता है कि जो लोकसभा है उसको ऑर्डरली फैशन पे रखे, तो वो किस एक्सटेंट तक अपनी पावर यूज भी कर सकता है, दिस वी शुड बी नोइंग। देन एन इंक्रीजिंगली अनइक्वल वर्ड, तो ये बात है परचेजिंग पावर पैरिटी। एवरेज एडल्ट का इतना था 2021 में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ओवरऑल नंबर तो सही आ जाते हैं, बट अगर विद इन द लाइन्स देखें तो इनइक्वालिटी इज ऑन राइज। बिकॉज एवरेज तो अच्छा आ जाएगा, बट दिस सेक्शन इज वेरी लेस, दिस सेक्शन इज वेरी हाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, रिच एंड पुअर में वेजेस बढ़ रहे हैं, अनइक्वल इंडिया है दिस। तो दीज आर डिफिकल्टीज कि वेल्थ का हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। परचेजिंग पावर पैरिटी एक टर्म होता है, ये क्या होता है? आंसर पीपीपी जो होता है ना, ये ज़्यादा बेटर होता है जब हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन टू पीपल, टू इकोनॉमीज से। कि जैसे यूएसए डायरेक्ट कन्वर्जन होता है ना, वो करेक्ट नहीं होता है। पीपीपी कन्वर्जन इज बेटर। सो टेल व्हाट इज पीपीपी। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देन दिस इज सेमीकंडक्टर मेकर्स पुश हो रहा है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म भी बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो अभी एक बिल आ रहा है जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कुछ बातें। पहला तो ये बहुत अच्छा है कि हम इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसको आधार से कनेक्ट कर रहे हैं। सी आधार में भी लूप होल्स हैं, बट एनी डे वो इपिक से तो बेटर ही होगा, बिकॉज आधार में हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आधार इनेबल किया, ऐसे जो वोटर लिस्ट है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज पोस्टेड इन दिस। तो इतने ज़्यादा बोगस नंबर्स होते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों के भी नाम है वोटर लिस्ट में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आधार से हम इसको लिंक करें, तो बहुत हद तक जो घोस्ट वोटर्स है ना उनका नंबर कम होगा। दिस इज़ गुड। देन तो ये होगा इलेक्टोरल रोल को आधार से हम लिंक करें, दिस शुड बी देयर। ये बिल आने देते हैं, इस पे और बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल करने की भी बात की है इलेक्टोरल लॉ को, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक आर्मी पर्सन है, आर्मी मैन की वाइफ है, तो वो एंटाइटल्ड है एनरोल्ड एज अ सर्विस वोटर। बट अगर वो विमेन आर्मी ऑफिसर है तो उनका जो हस्बैंड है उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो दैट इज वाई जेंडर न्यूट्रल होना इस इलेक्टोरल लॉ को जरूरी है। तो ये एक चेंज हो रहा है। तो मतलब जो पर्सनल है वो कोई भी हो सकता है, फीमेल ऑफिसर हो सकता है, मेल ऑफिसर हो सकता है। अब जो स्पाउस है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। सो दिस इज गुड। देन 4 days ऑफ एनरोलमेंट होगा, विच इज ऑल्सो गुड। अभी क्या होता है, 1 जनवरी को अगर आप 18 हो रहे हो तभी आप फिर रजिस्टर करा सकते हो। तो इस बीच अगर कोई डेट आ गया इलेक्शन का तो आप उस पर वोट नहीं डाल पाओगे, आपको अगले साल 1 जनवरी का वेट करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि आपको 4 डेट्स आ जाएगी साल भर में कि इस बीच पे, इस डेट पे अगर आप 18 हो रहे हो तो उस डेट के बाद जो भी इलेक्शन आ रहा है आप उधर वोट डाल पाओगे। तो दिस इज गुड। 1 जनवरी 18 की बजाय अब ऐसी 4 कट ऑफ डेट आएगी जिस पे अगर आप 18 हो रहे हो तो इमीडिएटली फिर कोई दूसरा इलेक्शन आएगा उसके बाद, तो आप वहां पे वोट डाल पाओगे। तो इससे वोटर परसेंटेज पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। गुड। तो ये है, इसको अभी अपन फॉलो अप लेंगे। देन पेगासस की बात है, वेबिनार लर्निंग टू बी हेल्ड। सीजीआई ने स्लैम किया गवर्नमेंट ऑन यूज ऑफ ईडी इन पेटी केसेस। प्रेसिडेंट साहब दिस यहाँ पे बांग्लादेश। अब सी ये 50 ईयर्स जो हुए ना, तो बांग्लादेश आईआर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंडिया के 50 ईयर्स। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, विजिट को हम फिर से देखेंगे। फ्रेंडली टाइज, बांग्लादेशी काउंटर पार्ट अब्दुल हामिदिन ढाका। तो प्रेसिडेंट टू ओपन दिस रेनोवेटेड हिंदू श्राइन इन बांग्लादेश। देन दिस इज 1971 वॉज इंदिराज फाइनेस्ट ईयर। तो सी जब हमें देखना है, अभी जैसे 50th एनिवर्सरी है विजय दिवस की,
हमें इंडिया की 1947 के बाद की हिस्ट्री देखना है ना, तो सारे प्राइम मिनिस्टर का वर्क आप फॉलो कर लो, प्राइम मिनिस्टर वाइज कैटेगराइज करो, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। दुर्गा पूजा गेट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग, वंडरफुल। तो दुर्गा पूजा का भी बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर में, लार्जेस्ट कार्निवल होता है, स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल्स होता है, तो यूनेस्को ने इसको लिंक किया है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, दुर्गा पूजा कोलकाता इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को में अब इंक्लूडेड होगा। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन। देन इंडिजिनस एफर्ट्स हैं टू मेक यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इनका एंड्योरेंस बढ़ रहा है, हाइट ज़्यादा है। आने वाला टाइम है ना, ये यूएवी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं, पर फिर भी फाइटर पायलट ह्यूमन इज़ ह्यूमन वो भी रहेगा। देन इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग फेडिंग, सीजीआई ने बात रखी यहाँ पे, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। सीबीएसई मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्लांट्स आर फुल्ली ऑपरेशनल, अभी कोविड का थ्रेट है, वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। देन दिस इज ढाका, हमारी फोर्सेस वहाँ पे गई, जॉब डन हुआ, हम तुरंत रिटर्न भी आ गए, तो हमारी प्रोफेशनल फोर्सेस डिड अ वंडरफुल जॉब। देन पुतिन और शी सीमेंट पार्टनरशिप इन फेस ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ रही है, चाइना और रशिया की। तो यूएसए बिकॉज रशिया को भी सैंक्शन कर रहा है, यूएसए चाइना को भी सैंक्शन कर रहा है, इन दोनों के इंक्रीजिंग टाइज है। तो ये जो टाइज है ना, दे आर कमिंग क्लोज बिकॉज ऑफ यूएसए, बट इससे प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट हो रही है? इंडिया के लिए, दिस रशिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर। तो लेट अस सी, अभी तो काफ़ी दोस्ती बढ़ती जा रही है। रशिया लिस्ट आउट डिमांड ऑफ सिक्योरिटी टू यूएस, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है अभी जो वैक्सीनेशन है, लेट अस सी ओमिक्रॉन का कितना इफेक्टिव होती है। दिस इज जर्मनी, यूएस ने अभी एक नया वेपन टेस्ट किया है, लेजर वेपन वेस्ट एशिया में। दिस इज अगेन वन बिग डेवलपमेंट, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? तो दिस इज दिस, साउथ अफ्रीकन कोर्ट कैंसल्स दिस जुमा, वहाँ के दिस मेडिकल प्रोब फॉर्मर प्रेसिडेंट। Then this is rupee slump to 20-month low against dollar on FII outflow. FII होता ही easily, this is quick money, easily ये outflow हो जाता है, तो hot money होता है, फॉरेन जो दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मनी है, जैसे स्टॉक मार्केट्स में जो पैसा है। तो अगर आउटफ्लो होने लग गया, मतलब डॉलर का डिमांड बढ़ गया, रुपी का डिमांड कम हो गया, तो रुपी स्लम्प हो जाएगा, पिट जाएगा। इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है तो वो हमें करेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है, डॉलर ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर करेंसी जो होती है ना, वो सब डॉलर पे डिपेंडेंट होती है। जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है इकोनॉमी में, क्राइसिस आता है, पैंडेमिक आता है, वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशन आती है, कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है, तो हर कोई क्या चूज़ करता है? जो सेफेस्ट करेंसी है उस पर बैट करता है, और सेफेस्ट करेंसी होती है डॉलर। तो एवरीबडी स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन डॉलर, तो डॉलर स्ट्रेंथ हो जाता है। डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो दूसरी करेंसी अपने आप वीक होने लग जाती है। तो जो रुपी है ना, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसलिए रुपी वीक हो रहा है। मेक्स सेंस टू कीप इंडस्ट्री और बैंकिंग को सेपरेट करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए। सेमीकंडक्टर पीएलआई इज इम्पॉर्टेंट। कोविड सेकेंड वेव ने जो ऑटो सेक्टर वैसे ही बहुत पिटा हुआ था, और ज़्यादा यहाँ पे गरीबी में आटा गीला हो गया। कोविड सेकेंड वेव डिरेल्ड ऑटो सेक्टर रिकवरी। जीडीपी टू ग्रो दिस मच एंड दिस एफटीए। Tanishq, so this is sports, this is unnecessary controversy. Then Neeraj gold hugely important for India, good. Then this is text and context, oil import बढ़ रहा है, रुपी भी पिट रहा है। कास्ट डेटा कॉनरम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, कंप्लीट डेटा। वैक्सीनेटिंग द किड इज इम्पॉर्टेंट, रुपे कार्ड को बूस्ट मिला। ओमिक्रॉन ऑफ फिलिपींस में भी आ गया है। कल हमने इस पे सवाल तैयार किया था, इस पे एक और फॉलोअप आर्टिकल है, गुड आर्टिकल, इसको भी एक बार आप देखना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। एक्चुअली जीरो बजट नेचुरल जो फार्मिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आया था, सो पावर इज बैक। सो ये जो कॉन्सेप्ट आया था नेचुरल फार्मिंग का, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दो हाफ्स हैं। जीरो बजट मतलब एक्चुअली खेती करने में बहुत ज़्यादा क्रेडिट लगता है, पैसा लगता है, उसको कम करो। Without using any credit, without spending any money on purchased input, नेचुरल फार्मिंग करो। तो जो बहुत ज़्यादा पैसा मैन्योर फर्टिलाइज़र
डिफिकल्ट बिगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, गैजेट्स में लग रहा है, तो एग्री फार्मिंग इक्विपमेंट्स में लग रहा है, उसके बजाय हम नेचुरल विदाउट केमिकल सिंपलर वे में फार्मिंग करें, तो जीरो बजट, कम पैसा और नेचुरल फार्मिंग, ये दो हाफ हो गए। तो दिस इज ZBNF। तो इसमें जो होता है ना, वो नेचर के साथ सिंक करके हम फार्मिंग करें तो बेटर होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स भी ऑर्गेनिक हो, तो दिस इज देयर। इसको महाराष्ट्र के मिस्टर सुभाष पालेकर जी ने काफ़ी प्रमोट किया था, जापानीज आइडिया ऑफ नेचुरल फार्मिंग से 1990s में। बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी हमने नेगेटिव्स देखे हैं, तो ये था जीरो बजट। पहला जीरो बजट मतलब कम क्रेडिट, नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस पे हमें डिपेंड करना है। तो ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होता है, ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से डिराइव्ड है। पद्मश्री रेसिपिएंट मिस्टर सुभाष पालेकर जी ने इसको प्रमोट किया था। ऑल्टरनेटिव था ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था हैवी यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंटेंसिव इरिगेशन। तो एज एन ऑल्टरनेटिव दिस ZBNF को एनकरेज किया गया। क्रिटिक्स नोट दैट इंडिया नीडेड द ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। तो उस टाइम पे सही था, बट अब जब इकोलॉजिकल भी हम बात करने लग जाएं तो ZBNF इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो होलसेल भी हमें मूव नहीं करना चाहिए, बैलेंस्ड वे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कंप्लीटली ZBNF आएगा तो प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है कम हो जाए, जो रेगुलर फर्टिलाइजर से हमें मिलती है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, एट द सेम टाइम इकोलॉजिकली भी हम एक वे फॉरवर्ड रखें। तो दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपने कल के आंसर्स में भी इंक्लूड कर दिया है। देन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। डिफेंस का एक्सपोर्ट, इंडिया को यूजुअली रेपुटेशन ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ दिस वेपन्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो करेक्ट भी है। ये रिपोर्ट बताती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो रिपोर्ट ये बोलती है कि हम बहुत इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर हैं हम, इंडिया सेकंड रैंक है। बट हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं, तो विच इज समथिंग गुड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स एज वेल, गुड। और हमें ये पता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो मार्केट है ना, इट इज़ बिग, $1 बिलियन बिजनेस है ये पूरा इकोसिस्टम डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो जैसे हम मिसाइल सिस्टम बेचते हैं, LCA हेलीकॉप्टर्स बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, वॉरशिप्स बनाते हैं, पेट्रोल वेसल्स तो हमारे बड़े पॉपुलर है, आर्टिलरी गन सिस्टम भी बनाते हैं, धनुष एंड ऑल, टैंक्स है, रडार है, मिलिट्री व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये सारे वेपन्स हम IOR नेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज गुड। जैसे कि यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल हैं। वियतनाम ने अभी प्रोक्योर किया 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट 100 मिलियन क्रेडिट लाइन पे। वियतनाम को हम हेलीकॉप्टर्स और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसी टाइप और प्रोग्राम्स, तेजस LCA को भी एक्सपोर्ट करने की बात है मलेशिया को। ब्रह्मोस हमारा एक बहुत अच्छी मिसाइल है, इसको भी हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इज गुड, एक्सपोर्ट इज गुड। प्लस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी है हमारी, जो इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट कराते हैं उसका हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। तो डिफेंस में इस टाइप का जो डेवलपमेंट है विच इज़ गुड। ये है वेयर द कास्ट डेटा। तो यहाँ पर यही बात है, 2011 का SECC डेटा आया, बट वो अभी तक उसकी पूरी रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई। गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो डेटा आया है वो इनकरेक्ट है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, सो दैट इज वाई उसको रिलीज करना विल नॉट बी राइट डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात है यहाँ पे एथिक्स का एक होता है कैटेगोरिकल इंपरेटिव। यहाँ पे बात की गई है कांटियन फिलॉसफी, इमैनुअल कांट। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये हमारे एथिक्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। जैसे ये हैं इमैनुअल कांट, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, फिलॉसफी ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ वर्च्यू, प्रैक्टिकलिटी, मोरल रीजनिंग, परपैचुअल पीस, इन सब से रिलेटेड इनका वर्क है। हमें ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए जब भी कांट की बात है, वो है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी क्या बोलता है कि जो भी चीज़ है, एथिकल थ्योरी है, एक्शंस आर गुड और बैड अकॉर्डिंग टू अ क्लियर सेट ऑफ रूल्स। मतलब जो एंड रिजल्ट है ना, वो नहीं, तरीके फॉलो किए, रूल्स फॉलो किए, इंटेंशंस क्या थे, इंटेंशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रिजल्ट से, इंटेंशंस। तो दिस इज दिस थ्योरी। तो ये ग्रीक वर्ड डिओन से है, मतलब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो,
सिविल सर्वेंट्स वगैरह में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैनी ए टाइम्स यू डिसीजन लेते हो, आपको पता नहीं होता वो डिसीजन करेक्ट होगा या नहीं होगा, बट वो अपने करेक्ट इंटेंशन से लिया गया है डिसीजन, तो फिर वो डिफेंडेबल होता है, इवन द आउटकम इज नॉट फेवरेबल। तो एथिक्स में जैसे हम 3 पढ़ते हैं, यूटिलिटेरियन, डेंटोलॉजिकल और वर्च्यू एथिक्स। यूटिलिटेरियन क्या बोलते हैं, जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो सही है, अब उसमें रॉन्ग राइट मत देखो, उसकी बहुत यूटिलिटी है तो इट इज़ अ गुड थिंग, यूटिलिटी है उसका काम, उससे फ़ायदा हो रहा है। ग्रेटेस्ट गुड हो रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का, तो इट इज़ गुड, इवन इफ इट इज़ अ लाई, बट सबका फ़ायदा हो रहा है उससे, इट इज़ अ गुड थिंग। सो दिस इज़ यूटिलिटेरियन एथिक्स। तो डिसीजन जो बेस्ड होता है ना, वो ये होता है बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेनिफिट नहीं हो रहा है, इवन वो अच्छा वर्च्यू है, तो इट इज़ रॉन्ग। तो दिस इज़ यूटिलिटेरियन एथिक। तो डिसीजन मेकिंग में एक तो ये होता है, मैं इसको शेयर कर दूंगा एक पीडीएफ बना के। फिर ये होता है कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया, ड्यूटी फॉलो किया या नहीं, दिस इज सेकेंड। वर्च्यू एथिक्स होता है कि कुछ वर्च्यूज होती है, लाइक प्रोफेशनल्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, जो हमारे जैसे इसमें जो प्रीएम्बल है उसमें कीवर्ड्स हम देखते हैं। सो दीज आर वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स की वो क्वालिटी अच्छी है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज अ गुड क्वालिटी, लाइक दैट। ओके, सो कैटेगोरिकल इंपरेटिव में जो कांट है, इसने एक और चीज किया था, इंडिविजुअल जो होता है ना वो अपने आप में एक यूनिट होता है। एथिक्स में एथिक्स इज गुड, कुछ टाइम बाद इस पे कुछ क्लासेस लेते हैं और अच्छे डिटेल से इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि हर इंडिविजुअल जो है ना, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, वर्दी है वो उसका, वो ऑटोनॉमस है हर इंडिविजुअल। तो दैट इज वाई जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं हर इंडिविजुअल को, कुछ ही दिन पहले हमने ह्यूमन राइट्स पढ़े, दे आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कुछ बातें हैं, इसका मैं एक पीडीएफ भी बताऊंगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है हमें दिस फिलॉसफी पे, दिस फिलॉसफी इन एथिक्स। आप इनके विकी पेज भी देखना, उसमें बड़े अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे, एंड जस्ट नोट इट डाउन 10, 15, 20 इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, और फिर आप उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी लिखना। एप्लीकेशन, एथिक्स में एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डू दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑलराइट, फिर देन ये क्विज है, क्विज भी ट्राई। ये क्विज अगेन 1971 दिस वॉर पे बेस्ड है, 50th विक्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड दीज आर 2 क्वेश्चन। पहला तो आपको फिलोसफी कांट पे बनाना है, दूसरा 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.